अभी तक तो हम लोग सब्जेक्टिव पे बात कर रहे थे, बहुत विस्तार पूर्वक अलग अलग लेक्चर के साथ हम लोग आए आपके पास। अब यहाँ पे फोकस हमारा ऑब्जेक्टिव को लेकर है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव है, इसलिए अगर 50% का टोटल क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारा प्रयास है कि अलग अलग ईयर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा है उसके साथ हम लोग आएंगे, और फिर उसके बाद अलग अलग टॉपिक पे जितना संभावित प्रश्न जो बोर्ड मॉडल टाइप का होगा उसके साथ हम लोग आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान को लेके, हम लोग उस पे आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ये बहुत महत्वपूर्ण आश्रम रहा है जो गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया, और यहाँ से एक चीज सविनय अवज्ञा आंदोलन और यहीं से स्टार्ट किया गया था, जो नमक कानून को तोड़ने के लिए आरंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1915 इसका राइट आंसर है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? और हम लोग जान रहे हैं कि 2000 में 3 अलग अलग राज्य का गठन हुआ, उसमें से एक झारखंड भी है। और झारखंड राज्य का गठन जो हुआ वो 15 नवंबर 2000 को हुआ। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे 15 नवंबर। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और राज्य इसी 2000 ईस्वी में मतलब अस्तित्व में आया। एक था आपको छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, और दूसरा था आपको 9 नवंबर को वो हुआ आपका पहला छत्तीसगढ़, और दूसरा उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, ये उत्तराखंड था। उत्तराखंड, और जाने कि उत्तराखंड पहले नाम था इसका उत्तरांचल, लेकिन बाद में इसका उत्तराखंड पड़ा। और ये तीसरा जो है 15 नवंबर 2000 वो झारखंड अस्तित्व में आया। और अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि एकदम कि सबसे आखिरी राज्य जो अस्तित्व में आया वो है आपका तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया, और ये था राज्य जिससे अलग हुआ वो था आंध्र प्रदेश। तो ये सब क्वेश्चन संभावित हो सकता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा तीसरा हो गया। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, और यहाँ पे ईस्वी है, याद रखना है 1934। और भूकंप को जो मापा जाता है कि बहुत खतरनाक है तो रिक्टर स्केल पे, और अगर ये 8 के आसपास रहा तो बहुत तबाही मचाता है, और 1934 में कुछ ऐसा ही हुआ था। तो राइट ऑप्शन हमारा 1934। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? और यहाँ पर एक जाने कि ये विश्व स्तर पे सबसे बड़ा योजना है जो लोगों को रोजगार देने का है, जो भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लेकिन नरेगा का यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम बदल के अब मनरेगा हो गया, और यहाँ पे एक साल में मतलब एक मिनिमम दिन उतना काम देना जरूरी है, और वही क्वेश्चन है। और यहाँ पे राइट आंसर आपको सेंचुरी याद रखना है, यानी 100 दिनों के लिए। तो राइट आंसर है हमारा 1। पांचवा है विश्व व्यापार संगठन WTO, कभी कभी एब्रिविएशन भी पूछता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जाना है कि WTO एक्चुअली है एक संगठन है, इसका उद्देश्य ही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार को जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को नियम के द्वारा मतलब दूर करना। और ये इसकी स्थापना कभी भी, राइट आंसर हमारा 1995 है। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि अगर ये पूछे कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अगर यूएनओ का बहुत सारा संगठन का हेडक्वार्टर आप देखेंगे वो आपको जेनेवा में मिलेगा। तो WTO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। छठा क्वेश्चन, यूरोप का मरीज से मुराद है यहाँ पे बीमार आदमी,
और यूरोप का मरीज यहाँ देश है, और राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे तुर्की। अब ये जानना है कि एक समय तुर्की एक ऐसा मतलब देश हुआ करता था, और इसी के नेतृत्व में एक साम्राज्य का गठन हुआ था जिसको ओटोमन साम्राज्य कहते हैं, और उसको उर्दू में अगर कहा जाए उस्मानिया सल्तनत। और लगभग यूरोप का तमाम देश इस साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी जो हार हुई, तो इसके बहुत बड़े क्षेत्र को बांट दिया गया, जो अलग अलग देश अस्तित्व में आया। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल, तो यहाँ पे अब याद रखें बांका, राइट ऑप्शन हमारा बांका है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया या पारित हुआ? और ये सूचना का अधिकार अधिनियम एक बहुत आम आदमी के लिए बहुत बड़ा हथियार है कि किसी भी योजना से संबंधित, कोई भी योजना से संबंधित कोई न्यूज अगर वो चाहता है तो एक एप्लीकेशन लगा करके उस सूचना को प्राप्त कर सकता है। और ये भारत सरकार के द्वारा पारित हुआ, और राइट आंसर हमारे यहाँ पे 2005। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? और हम जान रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारत इसी के नेतृत्व में भारत को आजादी भी मिली, और पहला सरकार इसी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में गठित भी हुआ। लेकिन 1975 में एक बहुत बड़ी घटना जिसको इमरजेंसी कहते हैं, आपातकाल, भारत में लागू हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। और फिर जब समाप्त हुआ तो इलेक्शन की घोषणा की गई, तो उसमें एक राजनीतिक पार्टी बहुत सामने उभर कर आया, और कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। इवन जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, वो भी हार गई थी। और यहाँ पे जिस पार्टी को बहुत ज्यादा सीट मिली, और वो था जनता पार्टी। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे तीसरा, जनता पार्टी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी याद आएगा रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती। आप थोड़ा सा इसको इस ढंग से क्लियर कर लें कि ब्रह्म समाज, भारत में अभी भी जाति व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, और फिलिंग ये राजा राम मोहन राय। तो इस ढंग से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज के द्वारा कोई नियम अगर बनता है तो इस संगठन के द्वारा अपनी बात को भारतीय अंग्रेज सरकार तक पहुंचाए, इसके लिए इसकी स्थापना हुई। लेकिन धीरे धीरे ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आ गया, और इसी के नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता मिली। और इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? और क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी नहीं पूछ लेता है और ध्यान हमारा है पे चला जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि उद्योग बहुत सारा जो कृषि से उत्पादन वस्तुएं हैं, जैसे गेहूं, मक्का, इस पर बहुत सारा उद्योग स्थापित है। और यहाँ पे कह रहा है कि कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र हम जान रहे हैं, कपास उद्योग भी कृषि से निर्भर है। चीनी, गन्ना, जूट जान रहे हैं, वो एक पटसन पे आधारित है। लेकिन इसमें से राइट ऑप्शन हमारा सीमेंट होगा, 12 का 3। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ा अवार्ड है, और हम लोग जान रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अवार्ड दिया जाता है प्रोत्साहन के लिए। और अगर हम देखें भारत में, अगर खेल के स्तर पे अगर कोच को मतलब जो प्रशिक्षण देता है, उसके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। लेकिन विश्व स्तर पे सबसे बड़ा अगर पुरस्कार माना जाए वो नोबेल अवार्ड। ये अलग अलग क्षेत्र में दी जाती है, और एक क्षेत्र है उसमें है अर्थशास्त्र, शांति के क्षेत्र में, फिर आपको साइंस में, फिजिक्स के क्षेत्र में, मेडिसिन वगैरह के क्षेत्र में दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार एक बांग्लादेशी जिनको मिला, ये
उनका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे है मोहम्मद यूनुस, 13 का दूसरा ऑप्शन। चौदहवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और बंदरगाह जो तट पे जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़े बड़े जहाज को रोका जाता है, रखा जाता है, फिर वहां से सामान को बाहर के देशों में निर्यात किया जाता है, इसको बंदरगाह कहते हैं। और ये तटवर्तीय भाग में स्थित है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का जो है वो है मुंबई। राइट ऑप्शन हमारा एक। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ये एक चीज यहाँ पे है कि कभी कभी ऐसा भी रहा है बोर्ड में कि जो क्वेश्चन रहता है उसका राइट आंसर कभी कभी मेल भी नहीं खाएगा, लेकिन उस स्थिति में जो आपको लगता है उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट छोड़िए नहीं, कहीं ना कहीं उसको आंसर करिए जो आपको निकट तम उत्तर लगता है। अगर आप टच करते हैं तो वो आपको नंबर जरूर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं गलत ऑप्शन की वजह से तो फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया, तो राइट ऑप्शन होना चाहिए था सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन है नहीं। लेकिन अगर जो आप हमारा ऑप्शन है 4, इसी में से चुनना है, तो यहाँ पे हम लोग राइट ऑप्शन चुनेंगे सच्चिदानंद सिंह, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? फिर कभी मौका लगे जाने का, देखेंगे एक बहुत गोलाकार भवन है काफी ऊंचाई पे, और इसका उद्देश्य था कि पहले कहत यानी कि बारिश नहीं होने के कारण अन्न का उत्पादन नहीं होता था, भुखमरी की का सामना करना पड़ता था, और इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए वहां पे एक बहुत बड़ा भवन बनाया गया। उद्देश्य यही था कि अनाज को रखने के लिए, ताकि इस स्थिति में अनाज लोगों को अवेलेबल हो सके। तो राइट ऑप्शन हमारा अनाज रखने के लिए, 16 का 2। 17वां क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है, और ये है राइट ऑप्शन हमारा अखबारी कागज के लिए। और आप देखेंगे अखबार का कागज थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? और हमको लग रहा है कि आज के डेट में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में जो सामने है वो है भारतीय जनता पार्टी, और इनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। और यहाँ पे हम लोगों को जानना भी चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ है ना, आरजेडी लालटेन, जनता दल यूनाइटेड तीर, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा कमल का फूल। 19वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपदा समझ रहे हैं कि आपदा ऐसी घटना को कहते हैं जो अचानक घटित हो और जिससे जान और माल की बहुत क्षति हो, और वो घटना अगर प्रकृति के द्वारा घटित हो तो उसको प्राकृतिक आपदा कहेंगे। और इन ऑप्शन में से सुनामी हम जान रहे हैं कि भूकंप समुद्री क्षेत्र में अगर हो जाए तो उसको सुनामी कहते हैं, बाढ़ जान रहे हैं, भूकंप जान रहे हैं, ये तमाम देखें तो वो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन एक जो पहला ऑप्शन है आतंकवाद, ये प्राकृतिक नहीं, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला आतंकवाद। और लास्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना, और हम जाने कि यहाँ पर भी भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, और ये था जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए उनके द्वारा। और हम जान रहे हैं कि इसी के उपलक्ष्य में 14 नवंबर जो उनका जन्म दिवस है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया उनके जन्मदिन पर, और वो था 14 नवंबर 1989। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 1989 सही जवाब है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं ज्ञान, अनुभव, कौशल, इनमें से कोई नहीं। एक चीज यहाँ पे जानना जरूरी है कि संसाधन अगर हम गिनने बैठे तो बहुत ज्यादा है, और इनमें से जो क्वेश्चन को देखेंगे मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, और मानव भी सबसे बड़ा संसाधन है तमाम संसाधनों में। और मानव संसाधन तभी बन सकता है जब उसके पास ज्ञान हो, और ज्ञान के बाद ही बाकी चीजें आ सकती है, अनुभव और कौशल। इसलिए यहाँ पे
राइट आंसर हमारा होगा ज्ञान, यानी कि 21 का 1। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ये क्वेश्चन पुराना 2019 के डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 27 होगा। लेकिन भारत सरकार जो करंट इस संबंध में इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे बैंक को मर्ज करके एक बैंक में उसको मिला दिया गया, इसलिए अगर ये क्वेश्चन आज के डेट में अगर पूछा जाता है तो वहां पे ऑप्शन भी बदलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12। इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये ऑप्शन बिहार, और हम जान रहे हैं कि बिहार प्राचीन काल में ही मतलब इस तरह की शासन व्यवस्था बिहार में थी, और इसलिए राइट आंसर हमारे यहाँ पे बिहार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? पहले श्रमिक संगठन के बारे में जान लेते हैं कि हमेशा मतलब जब क्या बोले उसको पूंजीवादी व्यवस्था स्टार्ट किया हुआ या औद्योगिक क्रांति आई, तो वहां पे दो वर्ग स्पष्ट था, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। और उस समय में श्रमिक वर्ग का बहुत ज्यादा शोषण होता था, तो उनके अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मतलब एक संगठन का स्थापना की गई, वो यूएनओ के अंतर्गत, जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के नाम से हम लोग जानते हैं। और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक चीज 1919 आप याद रखें, तो 1919 यानी कि 1919 में इसकी स्थापना हुई। और यहाँ पर ये जाना है कि इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड का वो नगर है जिसका नाम है वियना, और यहीं पे इसका मतलब हेडक्वार्टर है। तो 24 का राइट आंसर हो गया 3/1919। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में अब तक, यानी कि इससे पहले जो 15वीं लोकसभा का गठन हो चुका था, तो अब तक सबसे ज्यादा महिला एमपी चुनकर आई और उनकी संख्या थी 61। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए 17वीं लोकसभा के लिए, और तो वहां पे आंसर हमारा हो जाएगा 17वीं लोकसभा में तो महिला एमपी की संख्या अगर देखा जाए तो वो 78, यानी अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या हो जाता है 78। और यहाँ पे 16वीं लोकसभा के लिए अगर तो ये राइट आंसर हमारा 25 का 1 यानी कि 61। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड, और चूंकि आज पूरा संसार ही कहा जाए कि एक मार्केट का व्यवहार कर रहा है, हर दूसरे देशों का ब्रांड हर देश में अवेलेबल है, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है। हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, ये तमाम अगर पूछा जाए ये 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं, लेकिन इसमें से एक हमारा टाटा जो भारत की कंपनी है, इसलिए यहाँ राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा टाटा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, कोच्चि में, चेरापूंजी और मासिनराम। सर्वाधिक वर्षा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा हमारा मासिनराम, और ये मेघालय का एक स्थान है, और ये मासिनराम यहीं पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन मासिनराम से पहले मेघालय ही में एक स्थान हुआ करता था चेरापूंजी, वहां पे भी सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे उसके बाद मतलब ज्यादा वर्षा मासिनराम में होने लगी, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा मासिनराम ही होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो यहाँ पर पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, अगर इस ढंग से दिया हुआ है तो याद रखने के लिए कि सबसे ज्यादा वर्षा बिहार के जिस जिले में होती है वो है किशनगंज।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो गया? मासिनराम, जो मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का है, वो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? देखिए, ग्राम कचहरी अगर पंचायत लेवल पे अगर हम देखें तो एक हो गया डेवलपमेंट के लिए और एक है कि कोई विवाद हो जाता है तो वहां पर उसका क्या? तो डेवलपमेंट का जो प्रधान होता है वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, लेकिन ग्राम कचहरी किसी तरह के विवाद के निपटारा के लिए और वहां पे अगर कोई किसी मामले को अगर हल करना है तो वो उसका प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। तो 28 का मतलब 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अगर आज के डेट में देखें कि बहुत सारा विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था आज के डेट में भी लागू है। कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पे राजतंत्र है, कहीं पे तानाशाह है, कहीं पे फौजी शासन व्यवस्था है। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये जो कथन है जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी कि सब कुछ जनता ही है। और ये कथन अब्राहम लिंकन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, वो उन्हीं का कथन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे अब्राहम लिंकन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? और कागज का आविष्कार राइट आंसर हमारा यहाँ पे चीन है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा यानी कि इसका राइट आंसर 2014। अगर इसी को अगर पूछा जाए कि 17वीं लोकसभा का चुनाव पूछा जा सकता है तो 14/5/19 यानी कि 2019 में 17वीं लोकसभा का गठन किया गया। लेकिन 16वीं लोकसभा अगर आए तो 2014 इसका राइट आंसर है, यानी कि तीसरा ऑप्शन। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? पुराने समय में खदानों पे जो लोग श्रमिक जाते थे खनिज को निकालने के लिए, वहां कभी कभी बहुत सारे खतरनाक गैस का रिसाव होता था, जिसकी वजह से दम घुटने से श्रमिकों की मौत हो जाया करती थी। और इन्हीं समस्या के समाधान के लिए एक सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया गया। और जब भी गैस का रिसाव होता था तो वो कुछ अलार्म इस तरह का सिस्टम था जिसकी वजह से लोग वहां से भाग निकलते थे। तो इनका आविष्कार जिनके द्वारा किया गया वो था हम्फ्री डेवी। राइट आंसर 32 का 3। 33 नंबर है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यूरोप के इतिहास में देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये हमारे सिलेबस में है। और इटली के एकीकरण में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, उसमें से जो संगठन था यंग यूरोप, और जिसके द्वारा स्थापित किया गया और वो था मैजिनी। यंग यूरोप और यंग इटली ये इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हमारा यंग यूरोप पूछा गया है, इसलिए जिसका एक राइट आंसर है मैजिनी। 34 नंबर है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग कहते किसको हैं? यानी कि देश के किसी एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ने वाली जो सड़क होती है, जो मार्ग होता है, उसी को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। और बहुत सारा मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग को मतलब बहुत सारा है और उनका नाम आमतौर पर एनएच के साथ कोई संख्या जोड़ दिया गया है, जैसे यहाँ पे है। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH7। और यहाँ पर ये भी जाने कि ये जो NH7 है, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का एक नगर है, वाराणसी से ये कन्याकुमारी तक, और इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। 2300 शायद यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको छोड़ देते लंबाई कितनी है। लेकिन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक। लेकिन करंट डाटा के अनुसार अगर देखा जाए
इस राजमार्ग का नाम बदल दिया गया है, अब इसको NH44 के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर दे दे राजमार्ग संख्या 7 तो राइट आंसर हमारा यही होगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी यहाँ पे किस खेती के लिए? कपास के लिए, गेहूं के लिए, लीची के लिए? और यहाँ पे जाना है कि सबसे ज्यादा जो उपयुक्त है, इस मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो उपयुक्त है तो वो कपास के लिए है। और यहाँ पर काली मिट्टी की एक विशेषता या गुण जाने कि नमी को मतलब सोखने या अंश बहुत देर तक इस मिट्टी में नमी का जो अंश पाया जाता है तो वो काली मिट्टी ही है। और इसका राइट आंसर हमारा कपास के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा जाता है कि काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रेगुर मिट्टी, स्थानीय नाम उसका है। 36 नंबर क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? और थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस डाइट। आमतौर पे कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तभी रह सकता है जब उसके भोजन में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स, ये उचित मात्रा में रहे। और सबसे ज्यादा अगर शरीर को आवश्यकता पड़ती है, जो आदमी डाइट में लेता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। और लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब जो क्या बोले इसको, शाकाहारी जो लोग हैं, तो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत इनका दाल है। तो राइट आंसर आपका तीसरा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? पहले हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसका राइट आंसर है 15 मार्च 1950। इसके बारे में जाना कि ये योजना आयोग है क्या, और इसका जो कार्य अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो 5 साल का है। और आमतौर पर कोई भी सरकार चुनी जाती है वो 5 साल के लिए। तो जो भी सरकार बनती है तो वो 5 साल के लिए अपना योजना बनाती है कि किन किन क्षेत्र में हमको विकास करना चाहिए। ये 5 साल के डेवलपमेंट के लिए एक योजना मतलब बनाने का एक ये आयोग है। अब यहाँ पर एक चीज है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनकर आए तो योजना आयोग का नाम इन्होंने बदला और अब उसका नाम हो गया नीति आयोग। तो योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक चीज और कि अगर पूछ लिया जाए कि योजना आयोग का अध्यक्ष, या आज के डेट में अगर कहा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और उसके साथ साथ भारत के जितने भी राज्य हैं और उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम उनके सदस्य होते हैं। और एक प्रोसेस होता है किसी भी योजना को मतलब बनाना और उसको एक्सेप्ट करना और उसके अनुसार 5 साल काम करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 15 मार्च 1950। इसलिए अब नीति आयोग और योजना आयोग कंफ्यूजन नहीं करना, इसमें योजना आयोग का ही अब नया नाम नीति आयोग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आज की डेट में अगर देखा जाए कि एक आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए, दो तरह का देश है, एक है आपको पूंजीवादी देश और एक है साम्यवादी देश। और ज्यादातर देश वो पूंजीवादी शासन व्यवस्था है और बहुत कम है जो मार्क्सवादी विचारधारा का शासन व्यवस्था है, जिसमें से आपका आ जाएगा जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, क्यूबा हो गया या फिर उत्तरी कोरिया हो गया। यहाँ पे शासन व्यवस्था मार्क्स विचारधारा का है। और अगर मार्क्सिस्ट विचारधारा की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। और इनका जन्म जिस देश में हुआ वो देश था जर्मनी।
राइट आंसर यहाँ पे हमारा जर्मनी है। पीतल बनाया जाता है। और यहाँ पे जाना है कि एक होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु कहते हैं कि इसको है कि अलग अलग अनुपात में अगर धातुओं को मिलाकर बनाया जाए तो वो जो धातु होता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। और उसी श्रेणी में आता है पीतल। और पीतल अगर है तो समझ जाइए कि उसमें दो अलग अलग धातु है, एक है तांबा और दूसरा जस्ता। इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे 39 का 2 तांबा और जस्ता। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है यानी कि वो स्रोत जिसको हम लेकर परिष्कृत करके यूज करें तो वो प्राथमिक ऊर्जा कहलाएगा, जैसे प्राकृतिक गैस। उसके बाद आपका हो गया पेट्रोलियम और कोयला, है ना। ये तमाम पदार्थ को अगर हम लें और शुद्ध करके उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तो ये तीनों हमारा प्राथमिक ऊर्जा की श्रेणी में आएगा। लेकिन विद्युत इसको एक प्रोसेस के साथ बनाया जाता है तब जाकर ये यूज होता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा होगा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे विद्युत यानी कि 40 का यानी कि दूसरा नंबर विद्युत।